हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। हम अब तक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ चुके हैं, उनकी लिमिटेशंस भी पढ़ चुके हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस को ओवरकम किया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ने। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और इससे रिलेटेड टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है ये कॉन्सेप्ट, पर समझते हुए चलेंगे। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आराम से इसको कवर कर लेंगे। देखो, जो मैकेनिक्स है वो दो तरह की होती है। एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे एप्लीकेबल होती है, और एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे एप्लीकेबल होती है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स? जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल थी, जैसे प्लैनेट, सन के चारों प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, मूविंग व्हीकल, कोई भी व्हीकल सड़क पे मूव कर रहा है, तो ऐसे सब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल है। इन पे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन के जो 3 लॉ है, पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन के जो लॉज थे, ये 3 लॉ, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल थे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल थे, और माइक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल नहीं थे। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में फेल हो गए बिकॉज दीज लॉज डोंट कंसीडर द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने ये कंसीडर नहीं किया था कि कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर, या फिर कोई गाड़ी है वो सड़क पे मूव कर रही है, तो वो वेव की तरह भी बिहेव करेगी और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी इसने कंसीडर नहीं किया। क्योंकि इसको कंसिडर इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये जो दो हम हाइपोथेसिस, ये जो पढ़ के आए हम, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल थे। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम इनको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो इसलिए क्या था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये लोग फेल हो गए, और क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे भी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का क्या एनर्जी होती है, उनके क्या उनका साइज होता है, मतलब कैसा उनका नेचर होता है, उनके बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी क्वांटम मैकेनिक्स ने। इसलिए इसी मॉडल को बोला जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और ये दिया था वर्नर हेजनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर ने। वर्नर हेजनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर, ये दो फेमस साइंटिस्ट थे जिसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को दिया था इन 1926। और सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया था वो था इरविन श्रोडिंगर का। इरविन श्रोडिंगर का ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे हम इनमें पढ़ते हैं, इक्वेशन पढ़ते हैं ना मोशन की, हम ये देखते हैं कि जो v² माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन होती है। ये होती है एक v इक्वल टू यू प्लस हाफ at², ये इक्वेशन होती है। जैसे सेकंड लॉ में हम पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसने क्वांटम मैकेनिक्स की एक इक्वेशन दी थी, द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स इज गिवन बाय इरविन श्रोडिंगर। जैसे इन इक्वेशन के बेसिस पे हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्पीड वगैरह सब डिफाइन कर सकते हैं कि क्या उनकी पोजीशन है, क्या एक्सेलरेशन है, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यानी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक फंडामेंटल इक्वेशन दी थी इरविन श्रोडिंगर ने। सबसे पहले जो इक्वेशन दी थी वो क्या थी, उसका नाम भी था इरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसी के नाम से, श्रोडिंगर के नाम पे इसकी इक्वेशन का नाम लिखा गया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, आपको डिटेल में इसकी समझने की नीड नहीं है, आपके सिलेबस में अभी इतना नहीं है। आपने सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो इक्वेशन थी ये थी H एक ऑपरेटर है, H psi इज इक्वल टू E psi, ये एक इक्वेशन थी। इसको वैसे ये H की जो वैल्यू है इसको लिखे तो ये होता है d² बाय dx² प्लस d² बाय dy² प्लस d² बाय dz² psi प्लस 8 pi² m बाय h² e माइनस v psi इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपको इसको ना याद करने की नीड है ना समझने की नीड है अभी ये क्या थी, बस इतना समझ लो कि ये इक्वेशन दी थी सबसे पहली फंडामेंटल इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के लिए श्रोडिंगर ने, दैट इज इक्वल टू h psi इक्वल टू e psi। यहाँ पे h क्या है, h यहाँ पे एक ऑपरेटर है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। शाई, इसको ये PSI, पी साइलेंट होते हैं, इसको बोलते हैं शाई। ये एक वेव फंक्शन है,
वेव फंक्शन। और यहाँ पे ई है एनर्जी, ई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, कैसे सोल्व करना है ये भी अभी आपको नहीं समझना, पर जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें ई और शाई की वैल्यू मिलती है यहाँ से। और ये ई तो है हुई उस पार्टिकल की एनर्जी, और शाई रिप्रेजेंट करता है उस पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। देखो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या है कि एक ऐसा फंक्शन है, सॉरी फंक्शन तो नहीं कहेंगे, ऑपरेटर कुछ भी एक ऐसी चीज है जिसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट किया जाए, किसी फंक्शन पे ऑपरेट किया जाए तो वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे सिंपल भाषा में समझ के देखते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। जब ये जब ऐसे है, सिंपली ऑपरेटर है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऑपरेटर की अकेले की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब इसको हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्लाई करते हैं, मान लो हमने ये 64 पे अप्लाई कर दिया, 64 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या है, उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। तो हर ऑपरेटर का अपना अपना वैल्यू होती है कि वो किस तरह से काम करता है। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जब इनको किसी भी नंबर पे ऑपरेट किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो उनको ऐड कर देगा, इसका मतलब है कि वो उनका डिफरेंस बता देगा, इसका मतलब वो उनका प्रोडक्ट बता देगा, इसका मतलब उधर डिवाइड कर देगा। ऐसे स्क्वायर रूट का मतलब है कि उसका अंडर रूट वैल्यू फाइंड कर देता है। तो ऐसे ही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से थोड़े से अलग होते हैं। तो बस इनका मतलब वो ये कि इनकी अकेले की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब इनको किसी फंक्शन पे ऑपरेट कराया जाता है तो ये उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। देखो एच को शाई पे ऑपरेट किया तो हमें वैल्यू मिली ई शाई। तो मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर्स जो खुद की उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब उनको किसी फंक्शन पे ऑपरेट किया जाता है तो वो उसकी वैल्यू को बदल देते हैं। तो ऐसे हमारा यहाँ पे है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच के ऊपर यहाँ से कैप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। शाई यहाँ पे होता है वेव फंक्शन, और ई है एनर्जी। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो हमें ई और शाई की वैल्यू मिलती है। ई है एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की, और शाई क्या है, वेव फंक्शन। इट कंसिस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है शाई में स्टोर होती है। ठीक है, जैसे हमारी जो पूरा आइडेंटिटी प्रूफ हमारा क्या होता है, एक आधार कार्ड जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा एड्रेस होता है, हमारे उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ होता है, तो वो हमारा एक फंडामेंटल आईडी प्रूफ है आधार कार्ड। तो ऐसे ही जो शाई होता है, ये उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आप आइडेंटिटी प्रूफ मान सकते हो, ये उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करता है शाई। और जो ये वैल्यू होती है शाई स्क्वायर, मोड के अंदर और फिर स्क्वायर, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन। इतना हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट उसका मोमेंटम बताना साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। मतलब हम किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, हम उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि वो इस पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है। तो जो शाई स्क्वायर है, ये मोड का क्या मतलब है, मोड का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। देखो शाई है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब उसको मोड में रखते हैं कोई वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव को भी, सॉरी वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। इसको ये तरह समझ के देखो, जो 2 है उसको अगर आप मोड में रखोगे तो वो 2 वैल्यू होगी, गिवन होगी, ठीक है। लेकिन अगर -2 है तो -2 को मोड में रखेंगे तो भी वो वैल्यू 2 ही होगी। मतलब मोड के बाहर आके कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए ये मोड लगाए जाते हैं शाई स्क्वायर। बस इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी तो क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए ये मोड लगाया जाता है। इसको बोलते हैं मोड, MODE। मोड के बाहर कोई भी वैल्यू नेगेटिव भी हो अंदर तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है। तो शाई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की शाई वैल्यू पता है, हमें उसे पता है उसका ये वेव फंक्शन है, तो उसके लिए जब हम शाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसकी किसी पर्टिकुलर रीजन में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता देता है, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। देखो ये हमें इतना पता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इस सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट, इस सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क है, तो इसको ऑर्बिटल नहीं समझता, और ये सर्कुलर पाथ को तो बोलते हैं ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, कैसे शेल्स होती है, N1 शेल, N2 शेल्स, N3 शेल। जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसको नाम दिया जाता है K शेल, n की वैल्यू 2 होती है तो L,
3 है तो होती है तो m, और 4 होती है तो n। ऐसे शेल नंबर दिया जाता है, ये शेल नंबर है, ये इनकी नेमिंग दी जाती है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये शेल की वैल्यूज है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन शेल्स में नहीं होते, मतलब शेल में तो होते हैं बट हम उनको ये कहते हैं कि वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स क्या है, देखो शेल है, शेल के अंदर भी बता दिया कि शेल के अंदर होती है सब शेल्स, शेल के अंदर होती है सब शेल्स, और सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अब आपको कहे कि ये मान लो आपका गांव है, इसमें बहुत सारे मोहल्ले हैं, तो आप ये इस मोहल्ले के या फिर कहो इस गली के इस घर में आप रहते हो, तो ये पूरा तो हो गया, आपका पूरा गांव होगा शेल कि इस शेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और सब शेल की इस गली में है, और ऑर्बिटल्स की इस गली के इस घर में है। तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे, शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से ऑर्बिटल होते हैं, मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, हम शेल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इस ऑर्बिटल में है। तो जब घर का एग्जैक्ट एड्रेस लिखते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि इस गांव के गली नंबर 2 के मकान नंबर 5 में, तो मतलब वो कुछ नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कुछ नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं नंबर्स को नाम दिया गया क्वांटम नंबर। सो द क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी क्या पोजीशन है, क्या उसकी एनर्जी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन नंबर्स को बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, तो 1 बाय 1 इन 4 क्वांटम नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है शेल नंबर कि किस शेल में है, मतलब कुल मिला के ये बताएगा कि किस गांव में हो आप। अगर हम हमारे लेके चले तो इस गांव के इस गली के इस मोहल्ले में है, इस गांव के इस गली के इस घर में है, सॉरी इस, तो वो जो गांव है कौन सा गांव है वो बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल कुछ भी बोल दो, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है कि शब्द कौन सी सब शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, मतलब कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, ये वो बताता है, सब शेल नंबर बताता है। तो मतलब ये तो बताता है कौन से गांव में है, ये बताता है कि आप कौन सी गली में हो, उस गांव के कौन सी गली में, वो बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है कि आप कौन से घर में हो, उस गली के कौन से मकान नंबर में हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह एम एल भी लिखा होता है, ये बताता है, ये शेल नंबर, ये सब शेल, और ये बताता है फिर ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में। तो हमने पढ़ा था ना शेल के अंदर होता है सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल नंबर, एजीमुथल बताता है सब शेल नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल नंबर कि कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन। और इनके अलावा एक फोर्थ वन भी होता है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, तो ये उसकी स्पिन के बारे में बताते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, पहले हम इनको देखते हैं 1 बाय 1। इसको कहीं पे एम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब मेनली शेल और शेल के भी अंदर जो ऑर्बिटल है हम अल्टीमेटली उसी की बात करते हैं कि ये उस ऑर्बिटल के साइज और एनर्जी को बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो एन की वैल्यू है वो 0 नहीं होती, मतलब कि एन की वैल्यू है वो 1 से शुरू होती है, मतलब कुल मिला के सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 4 है। इधर क्या होता है, इनका साइज और एनर्जी दोनों ही इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है साइज और एनर्जी इंक्रीज होते जाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये न्यूक्लियस है, जो इसके पास होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, जैसे जैसे इससे दूर होते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है। तो यही बात बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिस्क्राइब द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। सेकंड है एजीमुथल या फिर कहीं एंगुलर मोमेंटम या फिर कहीं सब्सिडरी, इसके 3 नाम होते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा फेमस इसी को लिया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से,
ये डिस्क्राइब करता है 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किस शेप का है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। एल की जो वैल्यू होती है इट इज फ्रॉम 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, 0 नहीं होती। अगर n की वैल्यू है 1 तो l हो जाता है हमारा 0 से शुरू है तो 0 और 1-1 तो वो भी 0, तो l की वैल्यू सिर्फ 1 एक ही होती है। अगर n की वैल्यू है 2 तो l हो जाएगा 0 से शुरू करना है तो 0 और 1, 2-1 तक, यानी 2-1 क्या हो जाएगा 1 ऐसे। n की वैल्यू है 3 तो ये होगा 0 1 2, 3-1 यानी 2 तक। 4 होगा तो 0 1 2 3। तो ये होती है l की वैल्यू दैट इज फ्रॉम 0 to n-1, 0 to n-1। अब इन सब के लिए भी सिंबल होते हैं। अगर l की वैल्यू हो 0 तो इनके लिए सिंबल दिए गए हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि क्या शेप होती है उनकी। l की वैल्यू है 0 तो उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। s शब्द सेल, ये सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, ये शेल, ये शब्द सेल। तो s शब्द सेल है, शेप होती है उसकी स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होती है, 3D शेप होती है, 3D स्फेरिकल शेप। l की वैल्यू है 1, अगर l की वैल्यू है 1 तो उसका सिंबल है p। p इसकी जो शेप होती है वो होती है डम्बल शेप, डम्बल शेप। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि इनकी शेप और इनकी एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे, तब देख लेंगे कैसी होती है। बस अभी लिख लो कि l की वैल्यू 1 है तो उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं और डम्बल शेप होती है। l की वैल्यू हो 2 तो उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डबल डम्बल शेप होती है, डबल डम्बल शेप। l की वैल्यू 3 हो तो उसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी शेप होती है, ये भी देख लेंगे कैसी होती है। l की वैल्यू 4 हो तो उसको g से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी तक इतने एटम डिस्कवर नहीं हुएंगे जिनमें ये सब शेल भी पाए जाए, अभी तक हम सिर्फ f तक की बात करते हैं। तो s p d f, आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक, वो इन्हीं के नाम के ऊपर होते हैं। तो l की वैल्यू 0 है तो उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्फेरिकल शेप होती है। l की वैल्यू 1 है, p से रिप्रेजेंट करते हैं, डम्बल शेप होती है। 2 है तो p से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डम्बल शेप होती है। 3 है तो f से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है इसकी। तो देखो इसमें क्या होगा, जो इसमें सब शेल्स होंगी उनका हम नाम लिखते हैं। l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो 0 के लिए s, तो ये हो गया 1s, सिर्फ एक सब शेल होती है। For n equal to 1 there is only one subshell, that is 1s. For n equal to 2 there are two subshells, 2s and 2p, एक 0 के लिए एक 1 के लिए, 2s and 2p. For second shell there are two subshells, 2s and 2p. For third shell there are three subshells, 3s, 3p and 3d. 3s, 3p, 3d. There are three subshells for third shell and there are four subshells for fourth shell, that is 3s, 3s, 3p, 4s, 4p, 4d and 4f. तो ये सब शेल्स होती है। पहली शेल में एक सब शेल होती है, दूसरी शेल में दो सब शेल्स होती है, तीसरी शेल में तीन सब शेल्स होती है और चौथी शेल में 4 सब शेल्स होती है। तो मतलब जितनी शेल नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिस्क्राइब द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल है वो 3D शेप में होते हैं, तो 3D शेप के लिए 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इनमें वो किस तरह से ओरिएंटेड है, किस एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन है, कहाँ पे ओरिएंटेड है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब द स्पेशियल, मतलब स्पेस में, p है ये, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसकी जो वैल्यू होती है, m की वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम -l to +l, और इनके बीच में आने वाले जितने भी इंटीजर्स है वो सब, मतलब -l से लेके +l तक इसकी वैल्यू होती है स्पेशियल ओरिएंटेशन की। तो अगर हम l की बात करें कि l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू होगी सिर्फ 0, पर सिर्फ 0 होगी, ठीक है। l की वैल्यू है 1 तो इट इज फ्रॉम -1 to +1, यानी -1, 0 और +1, 3 वैल्यूज होती है। ये हो गया s के लिए, ये p के लिए। अगर हम बात करें फॉर l इज इक्वल टू 2 यानी d शब्द सेल की, तो उसके लिए -2 से +2, यानी -2, -1, 0, +1, +2, ये ऐसे 5 वैल्यूज होती हैं। फॉर l इक्वल टू 3 यानी f सब शेल्स के लिए -3 to +3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये वैल्यूज होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की।
तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल को भी कि कितनी ऑर्बिटल्स है। जैसे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे देखो ऑर्बिटल्स, तो एस के लिए जब एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू भी 0 है, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल। इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर पी देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं उनको, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर डी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, एंड फॉर एफ देयर आर 7 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स भी बोलते, कई ऑर्बिटल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ये 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये होते हैं ऑर्बिटल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है साइज एंड एनर्जी, साइज एंड एनर्जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप, शेप कैसी है, स्फेरिकल है, डम्बल शेप है, डबल डम्बल है, कैसी है। तो एन बताता है साइज एंड एनर्जी, एल बताता है शेप, और एम बताता है ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, कि किस तरह से ओरिएंटेड है ऑर्बिटल। तो ये हमने पढ़ ली। अब इनके बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि आपको एन और एल वैल्यू गिवन होगी और पूछेंगे कि ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उनका नाम लिखना है। तो एन है 5, तो हम यहाँ से लिख देंगे 5, और एल है 3, तो फॉर 3 क्या होता है वैल्यू, एल क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो ये हो गया 5f, यानी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 5f ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 3, एल वैल्यू 2, तो हम कैसे लिखेंगे 3, एंड 2 के लिए क्या होता है d, 2 के लिए क्या होता है d। तो ये हो गया 3d शब सेल, यानी 3d में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, हमारा 3d में प्रेजेंट है। n वैल्यू 4, एल वैल्यू 0, यानी 4s। तो एक तो क्वेश्चन का ये इस तरीका होता है कि इस तरह से देंगे आपको एन वैल्यू, एल वैल्यू, और ये पूछ लेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे कि आपको दे दे 6p, तो इसकी एन और एल वैल्यू लिखो, तो एन वैल्यू तो हो जाएगी सीधे 6, और एल वैल्यू क्या हो जाएगी, p किसके लिए होता है, 1 के लिए, तो एल वैल्यू हो गई 1। एक तो इस तरह से आ सकता है। दूसरा क्या होता है, इस तरीके से भी आ सकते हैं, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, इससे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड है। तो देखो n की वैल्यू है 3, तो अगर n वैल्यू 3 है तो l क्या हो जाएगा, l की वैल्यू क्या होती है 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 होती है, यानी क्या होगी इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2, 0 1 और 2 तीन वैल्यूज होंगी। 0 किसके लिए होता है s, 1 p और 2 d, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और अब m की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो यहीं से मिलेगा, ये शेल है, शेल नंबर, ये सब शेल नंबर, और ये ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल्स है। तो m क्या होता है -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल होता है, तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 1 का क्या होगा -1 0 +1, और 2 का क्या हो जाएगा -2 से +2 तक, यानी -2 -1 0 +1 +2, ये हो गया। तो ऑर्बिटल्स, इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 तरह के ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब क्या है, ये है 3s, ये है 3p और 3d, 3s 3p 3d। तो 3s में एक ऑर्बिटल है, 3p में 3 ऑर्बिटल्स है, और 3d में 5 ऑर्बिटल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया 1 + 3 + 5, कितना हो गया ये, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 के लिए देर आर 9 ऑर्बिटल्स। और इसको अब ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जो शॉर्टकट मेथड है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का शॉर्टकट मेथड, सीधा कर दो n का स्क्वायर, जो n वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर दो, यानी 3 का स्क्वायर 9। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक और करके देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर n इक्वल टू 4। तो एक तो सीधा ऐसे भी निकल जाएगा n स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 16 ऑर्बिटल्स होंगे फॉर n इक्वल टू 4। इस तरह से भी कर सकते हैं, n की वैल्यू है 4, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to n minus 1, दैट इज 0 1 2 एंड 3, ये 4 वैल्यूज हो गई l की। ये क्या हो गया 4s 4p 4d एंड 4f। m वैल्यूज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L,
तो 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, 1 के लिए होगा -1 0 एंड +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2, 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ये हो गए। तो 4s के लिए यानी 1 ऑर्बिटल है, 4p यानी 3 ऑर्बिटल, 4d 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5, और 4s के लिए 7 ऑर्बिटल्स, 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 1 + 3 + 5 + 7, तो ये हो गए 7 5 12 12 एंड 4 16, तो ये हो गए 16 ऑर्बिटल्स फॉर n = 4। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बटना, बस थोड़ा सा ये देखो, स्पिन क्वांटम नंबर s से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ms से भी करते हैं रिप्रेजेंट, इस तरह से भी। ये क्या है? इट डिस्क्राइब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। हमें पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो उसकी क्या सी स्पिन है, उस स्पिन को डिस्क्राइब करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। वो दो तरह से हो सकती है, वो क्लॉकवाइज स्पिन भी हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी हो सकती है। तो इसकी दो वैल्यूज होती है, +½ और -½ दो वैल्यूज होती है सभी के लिए, +½ एंड -½ +½ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन अप, ऊपर की ओर एरो होती है, इसको बोलते हैं स्पिन अप, और -½ को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्पिन डाउन। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह से हो सकता है उसकी स्पिन, या तो वो स्पिन अप होगा या वो स्पिन डाउन होगा, मतलब दो ही तरह की हो सकती है स्पिन, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज +½ एंड -½ तो यहाँ पे हमारे जितने भी क्वांटम नंबर्स है ये खत्म होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आज जितना भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स n = 4 l = 2, मतलब ये कुछ आपको वैल्यूज गिवन है, इनके लिए आपको ऑर्बिटल्स का नाम असाइन करना है यूजिंग SPDF नोटेशन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी करके देखे हैं, तो आपने वीडियो देखनी है, उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस का जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शेप्स एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।